हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 33 सॉल्व करेंगे, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे। चार्ल्स डिकेंस इज द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन। तो यहाँ पे बताना है जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, विक्टोरियन एज के। तो उनका हमें बताना है कि वो क्या हैं, नोवेलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, पोइट हैं या शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। सो ही इज the representative Victorian novelist. Then question number 2, which type of writer is Browning? Browning कैसे राइटर हैं? The correct answer will be B here, poet. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या है, वो एक पोइट हैं। वो ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक पोम ही लिखते हैं, आशावादी पोम होती हैं उनकी। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ राइटर इज गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी कौन से टाइप के राइटर हैं, तो ये हमें यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर। सो ही इज अ ड्रामेटिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the Great Famine, also known as the Great Hunger, the Great Starvation, the famine mostly within Ireland, the Irish Holocaust, or the Irish Potato Famine mostly outside Ireland, was a period of mass starvation and disease in Ireland from। तो इसका हमें पीरियड बताना है। ये जो फेमाइन है यहाँ पे, जो ये ग्रेट स्टारवेशन है, भूखमरी है, हंगर है, तो इस सब का हमें यहाँ पे पीरियड बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, 1845 to 1852। देन क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द ग्रेट फेमाइन द वर्स्ट ईयर ऑफ द पीरियड वाज 1847। तो ये जो ग्रेट फेमाइन का जो पीरियड रहा है, इसमें जो वर्स्ट ईयर, सबसे बुरा जो इनका साल था, वो कौन सा था, 1847, नोन एज, तो जिसको किस नाम से जाना जाता है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ब्लैक 47। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रीमियन वॉर वॉज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट fought from days in which Russia lost to an alliance made up of France, the Ottoman Empire, the United Kingdom, and Sardinia. So question number 6, the correct answer will be D here, October 1853 to Feb 1856. So that is the period. Question number 7, विच टाइप ऑफ अ राइटर इज स्टीवेंसन? तो स्टीवेंसन बताने हैं किस टाइप के राइटर वो रहे हैं। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, वो एक एसेइस्ट भी रहे हैं, नोवेलिस्ट भी रहे हैं, और वो एसेइस्ट यहाँ पे डबल हो गया है, तो वो एसेइस्ट एंड नोवेलिस्ट बोथ टाइप राइटर रहे हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द 3 वॉल्यूम वर्क? किसने 3 वॉल्यूम वर्क लिखा है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अ हिस्ट्री, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1837। तो ये एक 3 वॉल्यूम वर्क है, क्या नाम है इसका, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अ हिस्ट्री। और कब पब्लिश हुआ है ये फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1837। 1837 में पहली बार पब्लिश कराया गया है ये। तो इनके जो राइटर हैं, ही इज थॉमस कार्लिल। So A option is correct here. Question number 9, on heroes, hero worship and the heroic in history is a book by Dash, published by James Fraser, London in 1841. The correct answer is A here, Thomas Carlyle. Question number 10, in the book on heroes, hero worship
ये जो बुक है इनकी, ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, कार्लाइल टॉक्स अबाउट। तो इनके जो ऑथर हैं वो कार्लाइल हैं, तो वो किस बारे में इस बुक में लिखते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, मीन्स ओलिवर क्रोमवेल एंड नेपोलियन, विलियम शेक्सपियर एंड दांते, सैमुअल जॉनसन एंड जीन जैक्स रूसो। तो इन सभी के बारे में वो यहाँ लिखते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट ओपियम वार, जो पहली ओपियम वार हुई है, ऑल्सो नोन एज द ओपियम वार और द एंग्लो चाइनीज वार। तो इसको हम ओपियम वार भी कहते हैं और एंग्लो चाइनीज वार भी इसको बोलते हैं। वाज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट, तो वो मिलिट्री एंगेजमेंट की एक सीरीज है, फोर्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द किंग डायनेस्टी। तो ये किन के बीच हुआ था? ब्रिटेन के बीच हुआ था और किंग डायनेस्टी के बीच में ये वार हुआ था, ओपियम वार। तो ये डायनेस्टी कहाँ की थी ये हमें यहाँ बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 12, हु रोड द एसे अ नाइट अमंग द पाइन्स। तो ये एक एसे है, अ नाइट अमंग द पाइन्स। वी हैव टू टेल द ऑथर, हमें इसका ऑथर बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 13, हु रोड द एसे एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स। तो ये भी एक ऐसे है, एन अपोलॉजी फॉर आइडलर्स, और इसके भी हमें ऑथर बताने हैं यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, स्टीवेंसन। 14 क्वेश्चन, हु रोड द एसे अ प्ली फॉर ग्रास लैम्प्स। अ प्ली फॉर ग्रास लैम्प्स इज एन एसे। तो ये एक एसे है, कितनी बार इसका जेनर भी पूछने के लिए आ जाता है कि ये क्या है, एसे है, नोवेल है, क्या है, तो हमें वहाँ बताना होता है ये एसे है। तो यहाँ बताना है कि किसने लिखा है ये। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R.L. स्टीवेंसन। तो R.L. की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। 16 क्वेश्चन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग टू। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी डी, विक्टोरियन एज। तो उनको रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी बोला जाता है, विक्टोरियन एज का। 17 क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, मैंने ऊपर बताया था अभी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, टेनिसन। 18 क्वेश्चन, विच पोएट ऑफ विक्टोरियन एज combines the romantic spirit with the spirit of social reform। तो कौन से ऐसे विक्टोरियन पोइट रहे हैं जिन्होंने कंबाइन कर दिया है, किसको कंबाइन कर दिया है? रोमांटिक स्पिरिट को, किसके साथ? स्पिरिट ऑफ सोशल रिफॉर्म के साथ। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टेनिसन। 19 क्वेश्चन, हु रोट द पोम इन मेमोरियम। और ये पोम है इन मेमोरियम, ये किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 20 क्वेश्चन, हु रोट द पोम द एंशिएंट सेज। तो द एंशिएंट सेज इज अ पोम, और ये किसने लिखी है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, टेनिसन। देन 21 क्वेश्चन, हु रोट द पोम क्रॉसिंग द बार। तो क्रॉसिंग द बार इज अ पोम, और इसके हमें यहाँ पे पोएट बताने हैं कौन है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, टेनिसन। सो विच टाइप ऑफ पोम इज लोटस ईटर ऑफ बाय टेनिसन। तो टेनिसन की लिखी एक पोम है लोटस ईटर, तो उसका हमें यहाँ पे जेनर बताना है, कौन से जेनर से ये रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें एक स्पीकर, एक्टिव स्पीकर होता है
जो अपनी जो इनर थॉट्स हैं उनको जो सबको एक्सप्रेस करता है, और इसमें एक पैसिव लिसनर भी होता है जिसको सिर्फ सारी बातें सुननी होती है, उसे बोलना कुछ नहीं होता। ओके, देन 23 क्वेश्चन, अ पास्टोरल एलिजी इज अ लेमेंट ऑफ। तो पास्टोरल जो एलिजी होती है वो लेमेंट होता है विलाप करना, तो किसके ऊपर विलाप करना? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सेफर्ड, सेफर्ड के लिए। 24 क्वेश्चन, एन एलिजी इज रिटन विद अ पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड रूलर बैकग्राउंड इज कॉल्ड। तो जो एलिजी है वो लिखी जाती है विद अ पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड रूलर बैकग्राउंड, जिसमें रूलर इस पर्टिकुलर कन्वेंशन यूज हो और रूलर बैकग्राउंड, रूलर होता है ग्रामीण, जो गांव से रिलेटेड जो बैकग्राउंड होता है उसको यूज किया जाता है। तो ऐसी एलिजी को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, पास्टोरल एलिजी। Then 25 question, in England pastoral elegies have been written down from। तो इंग्लैंड में पास्टोरल एलिजीज कौन सी एज से लिखी जा रही है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द रिनेसा एज। 26 क्वेश्चन, मिल्टन्स लिसिडास एज। मिल्टन की जो लिसिडास है वो कैसी, मतलब उसका भी हमें जेनर बताना है यहाँ पे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आ पास्टोरल एलिजी। तो ये भी एक पास्टोरल एलिजी है, और ये इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए लिखी है, जो इन्होंने 1637 में लिखी थी, और 1638 में इसको पब्लिश करवाया गया था। और इनके फ्रेंड का नाम हमें याद रखना है, एडवर्ड किंग। Then 27 question, elegy is said to be originated from। तो elegy का जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है? द करेक्ट आंसर इज ए, ग्रीक। तो इसका जो ओरिजिनेट हुआ है, जो उद्भव हुआ है इसका, दैट इज ग्रीक। 28 क्वेश्चन, एन एलिजी इज अ ब्रीफ लिरिक ऑफ। तो एलिजी क्या है? एक ब्रीफ होता है, छोटी लिरिक। और किस चीज के ऊपर लिरिक है ये? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, मॉर्निंग। ये शोक गीत होता है एलिजी। 29 क्वेश्चन, ट्रेडिशनली द वर्स स्ट्रक्चर ऑफ बैलेड इज। तो हमें बैलेड का यहाँ पे वर्स स्ट्रक्चर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, अ 4 लाइन स्टैंजा और क्वाट्रेंस। तो 4 लाइन स्टैंजा को ही हम क्वाट्रेन बोलते हैं, जो कि बैलेड का स्ट्रक्चर है। 30 क्वेश्चन, बैलेड मीन्स आ। तो बैलेड का मीन्स क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, डांस सॉन्ग। 31 क्वेश्चन, द वाइफ ऑफ असर्स वेल इज अ फॉर्म ऑफ। तो द वाइफ ऑफ असर्स वेल, इसे हमें बताना है ये कौन सा फॉर्म है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ट्रेडिशनल बैलेड। तो ये एक ट्रेडिशनल बैलेड है। 32 क्वेश्चन, लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स कंपोज्ड बाय। तो लिरिकल बैलेड्स जो था वो एक कलेक्शन था पोम्स का, जो किसने कंपोज किया है यहाँ हमें बताना है। सो इसमें प्रैक्टिस सेट में इसका जो आंसर दिया है वो सी दिया है, जॉन कीट्स, जो कि रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होना है दैट इज ए, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स को कंपोज कराया था विद द हेल्प ऑफ एस.टी. कोलरिज। तो एस.टी. कोलरिज की भी उसमें कुछ पोम्स हैं और कुछ पोम्स उसमें वर्ड्सवर्थ की हैं। तो देख लेते हैं इसमें लिरिकल बैलेड्स जो है ये 1798 में पब्लिश करवाया गया है। टोटल 23 पोम्स हैं इसमें, जिसमें से 19 पोम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं एंड 4 पोम्स उसमें एस.टी. कोलरिज की हैं। तो इसमें इसका आंसर गलत है, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ए, वर्ड्सवर्थ।
33 क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बैलेड यूजुअली नरेट्स अ टेल बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ। तो जो ट्रेडिशनल बैलेड है वो नरेट्स करता है एक टेल, टेल होता है स्टोरी, बेस्ड ऑन, तो उसकी जो थीम होती है किस थीम पे वो बेस होता है ये हमें यहाँ बताना है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ दीज, लव, हेटरेड, वार एंड सिवेलरस एडवेंचर्स। सो इन सब चीज़ों पे वो बेस होती है उसकी थीम, दैट्स वाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर, ऑल ऑफ दीज। 34 क्वेश्चन, विच इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ लिरिकल बैलेड। तो लिरिकल बैलेड के बारे में हमें बताना है कौन सा टर्म इसमें ट्रू है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, इट इज सेल्डम इंटेंडेड टू बी sung, so that is true about it. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमियो एंड जूलियट। तो अब 35 से 54 तक क्वेश्चन हमें रोमियो एंड जूलियट से रिलेटेड हैं, यहाँ पे वो सोल्व करने हैं। 35 क्वेश्चन इज हाउ डू द मोंटेग प्लान ऑन गेटिंग इनटू द कैपुलेट फीस्ट। तो देखिए मोंटेग फैमिली से जो रिलेटेड था वो था रोमियो और कैपुलेट फैमिली से रिलेटेड थी हमारी जूलियट। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि जो मोंटेग्स होते हैं, मोंटेग्स से रिलेटेड है यहाँ पे रोमियो और उसका जो फ्रेंड है वो, प्लान ऑन गेटिंग इनटू द कैपुलेट्स फीस्ट। वो कैसे प्लान बनाते हैं कैपुलेट की जो फीस्ट चल रही होती है, दावत चल रही होती है, उसमें एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये दोनों फैमिली आपस में क्या थी, दुश्मन थी। सो 35 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, बाय वेयरिंग मास्क। 36 क्वेश्चन, वाई इज रोमियो एंसियस अबाउट अटेंडिंग द फीस्ट। तो रोमियो फीस्ट को अटेंड करने के बारे में एंसियस क्यों था। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, ही ड्रीम्ड दैट इट वाज अ बैड आइडिया, क्योंकि उसे सपने में दिखाई दिया था कि ये एक बैड आइडिया है कि वो इस तरह से अपने दुश्मन के यहाँ पार्टी अटेंड करें। 37 क्वेश्चन, हाउ डज मर्क्यूसियो रिएक्ट टू रोमियोज स्टेटमेंट अबाउट लव। तो मर्क्यूसियो कैसे रिएक्ट करता है रोमियो की स्टेटमेंट के बारे में, जो रोमियो लव के बारे में स्टेटमेंट देता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ही टर्न्स देम इनटू स्टेटमेंट्स अबाउट सेक्स। तो वो ऐसे उसको स्टेटमेंट को लेता है जैसे कि वो स्टेटमेंट किसके बारे में हो, सेक्स के बारे में। देन 38 क्वेश्चन, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ मर्क्यूसियो लॉन्ग स्पीच। तो मर्क्यूसियो की जो लॉन्ग स्पीच है उसका हमें यहाँ सब्जेक्ट बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, क्वीन मैब। 39 क्वेश्चन, which event does Romeo foreshadow as they make their way to the feast? 39 question, the correct answer will be B, his own death. 40 क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना। देखिए विच इवेंट डज रोमियो फोरशैडो, फोरशैडो होता है हम जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं एक तरह से, तो उसको बोलते हैं फोरशैडो। एज दे मेक देयर वे टू द फीस्ट, अब वो फीस्ट पे कहाँ जाने वाले हैं, वो अपनी दुश्मन फैमिली में जो फीस्ट है उस पे जाना चाह रहे हैं। तो सपने में उसको दिख भी जाता है कि ये जो एक बैड आइडिया होने वाला है कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वो उसको ऐसे लेता है जैसे कि हिज ओन डेथ, जैसे उसकी खुद की ही मृत्यु होने वाली हो। देन 40 क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिस्कवर्स दैट देयर इज अ मोंटेग एट द कैपुलेट फीस्ट। तो सबसे पहले इस चीज़ को कौन डिस्कवर करता है कि उनकी जो फीस्ट चल रही है, वहाँ जो पार्टी चल रही है उसमें कोई एक मोंटेग भी है, मीन्स उसको सबसे पहले कौन पहचान लेता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी, टाइबाल्ट। तो टाइबाल्ट कौन है, जूलियट का कजिन है, जो सबसे पहले पहचानता है कि हाँ कोई मोंटेग भी हमारी पार्टी में घुस आया है। 41 क्वेश्चन, whom does रोमियो
forget about the moment he sees Juliet। तो रोमियो किसको, फॉरगेट होता है भूल जाना, तो वो किसके बारे में भूल जाता है उस मोमेंट पर जब वो पहली बार किसको, जूलियट को देखता है। द करेक्ट आंसर इज ए, रोजालिन। तो देखिए सबसे पहले जो वो प्यार में पड़ता है वो रोजालिन के प्यार में पड़ता है, लेकिन जब वो रोजालिन से मिलने के लिए वहाँ पे प्लान बनाते हैं कि हम जो कैपुलेट के फीस्ट में जाएंगे, और पहली बार वो वहाँ जाके जूलियट को देखता है तो वो रोजालिन को पूरी तरह से भूल जाता है। 42 क्वेश्चन, हाउ डू रोमियो एंड जूलियट मेटाफोरिकली डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन दियर फर्स्ट कन्वर्सेशन। तो अपनी पहली कन्वर्सेशन में रोमियो और जूलियट अपने आप को मेटाफोरिकली डिस्क्राइब करते हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एज अ पिलग्रिम एंड अ सेंट। 43 क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डू रोमियो एंड जूलियट किस एट द फर्स्ट मीटिंग। अब देखिए पहली बार मिलते हैं वो, फर्स्ट मीटिंग में वो किस भी कर लेते हैं, तो कितनी बार किस किया था उन्होंने। द करेक्ट आंसर विल बी बी, 2, तो 2 टाइम वो किस करते हैं। 44 क्वेश्चन, हाउ डू रोमियो एंड जूलियट एक्ट व्हेन ईच डिस्कवर्स whom the other is। एंड रोमियो एंड जूलियट वो किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से उनका बिहेव होता है जब उन्हें पता लगता है कि वो कौन है। द करेक्ट आंसर इज सी, दे आर बोथ डिवेस्टेटेड। देन 45 क्वेश्चन, वाई डज नॉट रोमियो लीव विद मर्क्यूसियो एंड बेनेवोलियो। तो रोमियो मर्क्यूसियो और बेनवोलियो को क्यों नहीं छोड़ता। सो 45 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, ही वॉन्ट्स टू सी जूलियट अगेन। तो वो जूलियट को दोबारा से मिलना चाहता था इसलिए। 46 क्वेश्चन, वेयर आर रोमियो एंड जूलियट व्हेन दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम। अब रोमियो एंड जूलियट की जो सेकेंड मीटिंग होती है वो हमें बतानी है कि कहाँ पे होती है, तो कौन सा प्लेस था वो। द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेयर, सी इज एट हर विंडो। तो सी मीन्स हेयर जूलियट, तो जूलियट अपनी विंडो पे खड़ी हुई थी, एंड ही इज इन द गार्डन बिलो, और ही मीन्स हेयर रोमियो, रोमियो कहाँ था, नीचे गार्डन में खड़ा हुआ था। 47 क्वेश्चन, व्हाट डज जूलियट से शी वुड डू इफ शी न्यू रोमियो लव्ड हर। तो जूलियट क्या कहती है कि यदि उसे पता लगे रोमियो से प्यार करता है तो वो क्या करेगी। द करेक्ट आंसर इज ए, गिव अप हर कैपुलेट नेम। तो वो कहती है कि मैं अपना कैपुलेट का जो मेरे साथ सर नेम चिपका हुआ है मैं उसको भी छोड़ दूंगी, मीन्स अपनी फैमिली को छोड़ दूंगी अगर मुझे पता लगे रोमियो लव्स मी देन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो एक तरह से सेंस है, देखिए शादी के बाद लड़की का सरनेम तो चेंज हो ही जाता है, तो इसका मतलब है कि वो रोमियो से शादी करना चाहती थी, तो वो कहती है कि मैं अपना कैपुलेट का जो नाम मेरे साथ लगा हुआ है उसको मैं छोड़ दूंगी, गिव अप होता है छोड़ना। 48 क्वेश्चन, वाई इज नॉट रोमियो अफ्रेड टू बी डिस्कवर्ड टॉकिंग टू जूलियट। अब रोमियो को क्यों कोई डर नहीं होता कि पकड़े जाने का जूलियट से बात करते हुए, कि वो जूलियट से बात कर रहा है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई आएगा और उनको पकड़ लेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, ही बिलीव्स हिज लव विल प्रोटेक्ट हिम, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसका जो प्यार है वो उसकी रक्षा करेगा। 49 क्वेश्चन, व्हाट इज जूलियट वरीड अबाउट विद रिगार्ड टू रोमियो। तो जूलियट किस बारे में परेशान होती है रोमियो को लेकर। सो 49 क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, दैट हिज लव इज नॉट ट्रू। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका होती है, हिज लव मीन्स रोमियोज लव, तो रोमियो का लव क्या है उसके लिए सच्चा नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों दुश्मन फैमिली थी तो थोड़ा बहुत इतना तो डरना बनता है।
कि किसी तरह से उसको चीट तो नहीं किया जा रहा। तो 50 क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रायर लॉरेंस वरीड अबाउट? तो फ्रायर लॉरेंस किस बारे में जो टेंशन ले रहे थे? व्हेन ही सीज फर्स्ट सीज रोमियो, जब वो पहली बार रोमियो को देखते हैं तो वो किस लिए इतना परेशान होते हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, दैट रोमियो हैज स्लेप्ट विद रोजालिन। तो उनको डाउट होता है कि रोमियो पहले किससे प्यार में था? रोजालिन के साथ में। तो उनको डाउट है कि रोमियो हैज स्लेप्ट विद रोजालिन, कि वो रोजालिन के साथ सोया हुआ है। Then 51 question, how did Friar Lawrence regard Romeo's love for Juliet? तो फ्रायर लॉरेंस जो है किस तरह से लेते हैं रोमियो और जूलियट के बीच का जो प्यार है उसको? The correct answer is A here, he doubts the sincerity of Romeo's feeling। तो वो रोमियो की जो फीलिंग है उसके ऊपर उनको डाउट होता है, क्योंकि पहले वो रोजालिन से भी प्यार करता था और वो जूलियट की दुश्मन फैमिली से बिलोंग करता है। 52 क्वेश्चन, हु चैलेंजेज रोमियो टू अ ड्यूअल? तो ड्यूअल होता है द्वंद्व युद्ध, आपस में जो फाइटिंग होती है उसको ड्यूअल बोलते हैं। तो रोमियो को ड्यूअल के लिए कौन चैलेंज करता है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, टाइबाल्ट। तो टाइबाल्ट जूलियट का जो कजिन है वो रोमियो को चैलेंज करता है। 43 क्वेश्चन, हाउ डज मर्क्यूसियो डेस्क्राइब टाइबाल्ट? मर्क्यूसियो कैसे डेस्क्राइब करता है टाइबाल्ट को? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, स्किल्ड एंड वेन। 54 क्वेश्चन, हाउ विल जूलियट स्नीक अवे टू फ्रायर लॉरेंस सेल? तो जो जूलियट होती है फ्रायर लॉरेंस की सेल से कैसे निकल जाती है? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, बाय प्रिटेंडिंग टू गो टू कन्फेशन। तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि मैं कन्फेशन के लिए जा रही हूँ। तो कन्फेशन क्या होता है कि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें होता है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया है और हमारे मन में किसी भी तरह का कुछ उसको लेकर के जो किसी भी तरह की कोई शंका है कि हमने ये गलत किया है या सही किया है, हमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? कन्फेशन करते हैं उसका जीसस क्राइस्ट के सामने। Then 55 question, the first folio was prefaced with a poem by Dash, in which the poet presciently hailed Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all the time। तो बताना है कि किसने ये फ्रेज दी है शेक्सपियर के लिए, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे जिन्होंने शेक्सपियर के लिए ये कोट दी है। 56 क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज डेडिकेटेड टू इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रेथरन विलियम। सो चारों ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट फोलियो एडिशन था शेक्सपियर का, तो फर्स्ट फोलियो एडिशन कब आया था? 1623 में आया था। तो ये जो एडिशन है ये किसको उन्होंने डेडिकेट किया है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मोंटगोमरी एंड लेटर फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रुक। तो इनको ये डेडिकेट किया गया था। 57 क्वेश्चन, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिक ऑफ ऑल राइटिंग, इट इज सो its object is truth, not individual and local but general and operative, not standing upon external testimony but carried alive into the heart by passion, truth which is its own testimony, which gives strength and divinity to the
tribunal to which it appeals and receives them from the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. तो ये लाइंस कहाँ दी गई हैं? ये लाइंस प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स की हैं, जिसमें ये पोएट्री की डेफिनेशन दी हुई है। और ये किसने बोली है पोएट्री के ऊपर? यहाँ पे हमें ये बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। 58 क्वेश्चन, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो किसने प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में ये सब लिखा है? पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। तो पोएट्री के बारे में सब बोला है उन्होंने। सो अगेन द आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो प्रीफेस में ज़्यादातर पोएट्री के बारे में डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही दी हैं। 59 क्वेश्चन, द कोट देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीट्रिकल कंपोजिशन। तो ये जो कोट है ये भी बतानी है हमें, ये कहाँ से ली गई है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1800। तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ जी की ही कोट्स हैं अबाउट पोएट्री, जो कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से ली गई हैं। और ये सेकंड एडिशन है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1800 में आया था। 60 क्वेश्चन, हु राइट्स द नॉलेज बोथ ऑफ द पोएट एंड द मैन ऑफ साइंस इज pleasure, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our existence, our natural and unalienable inheritance. The other is a personal and individual acquisition, slow to come to us, and by no habitual and direct sympathy connecting us with our fellow beings. तो ये किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ। देन 61 क्वेश्चन, जॉन मिल्टन सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज मोर पॉपुलरली नोन एज। तो ये जो लाइन है, या तो हमें बोल सकते हैं ये वाला जो सोनेट है इसका हमें सबटाइटल बताना है, और या फिर उनका जो सोनेट है उसकी ये पहली लाइन है, तो हमें यहाँ पे सोनेट बताना है कौन सा है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 62 क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सोनेट विद द राइम स्कीम। तो हमें राइम स्कीम बतानी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। द करेक्ट आंसर इज ए बी बी ए सी डी ई। तो सोनेट में टोटल 14 लाइंस होती हैं, तो यहाँ पे 2 क्वार्टरेन हैं और 2 यहाँ पे जो टर्सेट हैं। तो 4 लाइन ये हो गई और 6 लाइन ये हो गई, 4 4 8 और 6 14, तो टोटल 14 लाइन यहाँ पे हो गई हैं। और ज़्यादातर जो मिल्टन ने सोनेट लिखे हैं वो उन्होंने अपने पेट्रार्कन पैटर्न को फॉलो किया है उन्होंने। तो पेट्रार्कन पैटर्न कौन सा होता है? जिसमें स्टार्टिंग में 8 लाइन का यूज होता है, ऑक्टेव का यूज होता है, और बाद की जो 6 लाइंस होती हैं। 8 लाइंस में क्वेश्चंस बोले जाते हैं, अपने मन के डाउट को रखा जाता है, और बाकी के जो 6 लाइंस होती हैं उसमें उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो ये होता है पेट्रार्कन सोनेट। और पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो भी ये होती है। देन 63 क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटर यूजेज ऑफ। द करेक्ट आंसर विल बी डी, एन्जाम्बमेंट। 64 क्वेश्चन, देखिए एन्जाम्बमेंट क्या होता है? जब कोई लाइन हम
पोइट्री होती है तो हम अगर एक ही लाइन में जो वो लाइन कंप्लीट कर दें तब दूसरी लाइन स्टार्ट करें, तो ये सिंगल लाइन होती है। लेकिन जब एक लाइन में उसका मीनिंग पूरा ना हो और उसका वो लाइन जो है दूसरे वाली लाइन में भी चलती रहे, तो ये एंजाबमेंट होता है। जैसे यहाँ से लाइन स्टार्ट होकर के यहाँ पे एंडिंग हो रही है और यहाँ से हमने दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, तो इसको हम एंजाबमेंट बोलते हैं। अब ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे कंप्लीट होने के बजाय वो अगली लाइन में आ जाती है, तो ये क्या है, एंजाबमेंट। देन 64 क्वेश्चन, विच पोम ऑफ मिल्टन द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो मिल्टन की ही एक पोम है, देख लेते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखते हैं कहाँ से ली गई हैं ये लाइन्स। तो ये लाइन्स ली गई हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। तो ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ही लाइन्स हैं कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, कि जो भगवान के सेवा में जो थाउजेंड्स ऑफ बिडिंग स्पीड मीन्स पूरी स्पीड के साथ जो बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो देखिए उन्हें क्या लगता है कि वो ब्लाइंड हो गए हैं और उनको जो है किसी भी तरह वो अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना टैलेंट यूज करना चाहते थे भगवान के लिए प्रेजवर्दी जो पोइट्री लिखने के लिए, लेकिन वो ब्लाइंड हो गए हैं, तो वो कैसे लिखें। तो कहते हैं सब लोग तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं और मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे यूजलेस बैठा हूँ। तो बाद में वो क्या कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये कंक्लूजन है, लास्ट लाइन है सोनेट की, कि जो उनके लिए खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा, मैं भी गॉड की सर्विस में अपना टाइम स्पेंड करूँगा, तो वो क्या करते हैं, वे भी भगवान की ही सर्विस कर रहे हैं। अगर वो खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं तो ये भी क्या है, गॉड की ही सर्विस है। देन 65 क्वेश्चन, which sonnet of Milton is inspired by the Easter massacre of Waldensians in Piedmont by the troops of Charles Emmanuel II, Duke of Savoy in April 1655? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, ऑन द लेट मैसेकर इन पिएडमोंट 1655। तो मैसेकर क्या होता है, नरसंहार, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है विदाउट एनी रीजन। और इस तरह की जो तानाशाही होती है उसके ऊपर इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, ऑन द लेट मैसेकर। जो मैसेकर हुआ था कहाँ पे, इन पिएडमोंट। और इन्होंने कब इसको पब्लिश करवाया था, 1655 में। Then 66 question, Act 4 of the play Justice narrates the event of how many years later than previous act। तो जो स्टार्टिंग के जो एक्ट्स हैं उनसे एक्ट 4 जब स्टार्ट हुआ है तो बीच में कुछ गैप दे दिया गया है, तो कितने ईयर का गैप दिया है। द करेक्ट आंसर इज ए, 2 years। 67 क्वेश्चन, एक्ट सेकंड ऑफ द प्ले जस्टिस बिगिंस इन। तो एक्ट सेकंड है जो जस्टिस का जस्टिस जो प्ले है वो जॉन गैल्सवर्दी का लिखा हुआ है और ये बताना है कब से स्टार्ट हुआ। तो इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज बी, सितंबर आफ्टरनून। तो सितंबर की एक आफ्टरनून से इसकी बिगिनिंग दिखाई गई है, किसकी, एक्ट सेकंड की। 68 क्वेश्चन, एक्ट थर्ड ऑफ द प्ले जस्टिस बिगिंस इन दिसंबर। तो जो एक्ट 3 है जस्टिस का वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ। तो इन्हें याद रखना है, सेकंड जो एक्ट था वो सितंबर में स्टार्ट हुआ है और जो थर्ड एक्ट है वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। तो विच पेयर ऑफ द सीन एंड सेटिंग इज करेक्टली मैच इन द एक्ट। तो यह देख लेते हैं इनमें कौन सी मैचिंग करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल आर करेक्ट। तो सीन 1 में क्या था, गवर्नर्स हाउस, सीन 2 कॉरिडोर एंड सीन 3 आ सेल। 69 क्वेश्चन, रॉबर्ट कॉक्सन इज डैश ओल्ड, wearing glasses with a bald head and an honest face।
तो जो रॉबर्ट कॉक्सन है ये कौन है, सीनियर क्लर्क हैं, और जूनियर क्लर्क कौन था, फाल्डर था। तो रॉबर्ट कॉक्सन जो थे वो बताना है उनकी एज कितनी थी, और वो क्या करते थे, गिलास पहने हुए होते थे, मतलब वो चश्मा लगाते थे, विद अ बाल्ड हेड, उनके जो सर पे बाल थे बिल्कुल ना के बराबर थे, वो बिल्कुल बाल्ड हेड होता है, बाल्ड मीन्स गंजापन, और वो क्या थे, विद एन ओनेस्ट फेस, उनका जो फेस था बिल्कुल ओनेस्ट था। तो ये कुछ बताया गया है उनके अपीयरेंस के बारे में, तो हमें यहाँ उनकी सिर्फ एज बतानी है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, 30 years. Who wrote as an office boy in the who works as an office boy in the solicitor's office? तो सोलिसिटर जो ऑफिस था जिसमें ये दोनों वर्क करते थे, फाल्डर कॉक्सन, तो यहाँ पे एक ऑफिस बॉय था और उसका नाम हमें बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए, स्वीडल। 71 question. In which poem Dryden suggests that he did not let the satire be too sharp to those who were least corrupt? I confess I have laid in for those by rebating the satire where justice would allow it from carrying too sharp an edge. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, एप्सैलम एंड एचिटोफेल, 1681। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 72 क्वेश्चन. लिपस्टिक फेमिनिज्म इज अ वैरायटी ऑफ डैश दैट सीक्स टू ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality. So C option is correct here, third wave feminism. 73 question. Who has won the 2021 नोबेल प्राइज? तो 2021 में नोबेल प्राइज किसने जीता था इन लिटरेचर? फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of the refugee in the Gulf between cultures and continents. So 73, the correct answer will be A, Abdul Razak Golnaha. 74 question. On which matter फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड? तो कौन से मैटर पे फर्स्ट वेव थी जो फेमिनिज्म की वो फोकस करती है? करेक्ट आंसर इज ए हेयर, विमेन्स राइट टू वोट, सफरेज एंड प्रॉपर्टी राइट्स। 75 question. Which literary theory first developed in the 1980s primarily through the work of the critic Stephen Greenblatt and gained widespread influence in the 1990s? बताना है कौन सी लिटरेरी थ्योरी जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुई थी, कब, 1980s में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन 76 क्वेश्चन. हु सेड आइडियाज, कल्चर्स एंड हिस्ट्रीज कैन नॉट सीरियसली बी अंडरस्टूड? तो किसने कहा है ये कि जो आइडियाज होते हैं, कल्चर्स होते हैं और हिस्ट्रीज होती हैं उनको सीरियसली अंडरस्टूड होता है समझा जाना, कि जिसको अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता, और स्टडीड विदाउट देयर फोर्स और मोर प्रिसाइजली देयर कन्फिग्यूरेशन ऑफ पावर ऑल्सो बीइंग स्टडीड?
तो 76 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, एडवर्ड वेडी सेड। तो एडवर्ड वेडी सेड इज द करेक्ट आंसर हेयर। देन 77 क्वेश्चन, आज पानी लेकर नहीं बैठी हूँ मैं, गला सूख जाता है कंटिन्यू बोलने से। द टर्म इको क्रिटिसिज्म वाज coined in 1978 by Dash in his essay Literature and Ecology, an experiment in eco criticism। तो 77 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, विलियम र्यूकरेट। 78 question, who defines eco-criticism as a study of the relationship between literature and the environment conducted in a spirit of commitment to environmentalist practices। So 78 question the correct answer will be A here, लॉरेंस ब्यूएल। तो जो भी क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि उसको जल्दी जल्दी बाद में भी उसको रिवाइज कर लें। 79 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स द ऑथर प्रोवाइड्स अ साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक एनालिसिस ऑफ द dehumanizing effects of colonization upon the individual and the nation, and discuss the broader social, cultural, and political implications of establishing a social movement for the decolonization of a person and of a people। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी बुक है जिसमें ऑथर ने ये सब प्रोवाइड किया है। सो 79 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी डी, द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंड्स फैनन। 80 क्वेश्चन, which of the following books concludes with the sentence he had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes of the lower Niger। So 80 question the correct answer will be C here, Things Fall Apart by Chinua Achebe। तो ये देखिए थिंग्स फॉल अपार्ट, ये हमारे एलटी के सिलेबस में भी आया हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने अगर एलटी के लिए भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म। देन 81 क्वेश्चन, एडमंड इन किंग लियर वाज अ बास्टर्ड सन टू। तो एडमंड जो है किंग लियर जो प्ले है शेक्सपियर का, तो उसमें एडमंड बास्टर्ड सन है किसका, अर्ल ऑफ ग्लोचेस्टर का। तो इसके दो बेटे होते हैं, तो एक तो इसका वैलिड जो सन होता है एडगर, और एक इनका जो बास्टर्ड सन है एडमंड। तो एडमंड बास्टर्ड सन है अर्ल ऑफ ग्लोचेस्टर का। किंग लियर ये जो वर्क था कब आया था, 1605 में। डेट भी लर्न रखनी है हम लोगों को, तो रिवाइज करते चलेंगे। 82 क्वेश्चन, एमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन द हाउस ऑफ। तो एमिलिया इयागो की वाइफ होती है, ओथेलो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें बताना है कि किसके घर में एज अ मेड सर्वेंट ये काम करती थी। तो 82 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेस्डेमोना। तो डेस्डेमोना की ये मेड सर्वेंट थी। तो इयागो इसमें विलेन दिखाया है, लेकिन एमिलिया बहुत अच्छी दिखाई गई है इस प्ले में। 83 क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग द इंग्लिश एसेइस्ट। तो इंग्लिश एसेइस्ट में किसको एज अ प्रिंस उसको रिगार्ड किया गया है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, चार्ल्स लैम्ब।
तो देखिए अगर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे आ जाता है तो फ्रांसिस बेकन हो जाएगा, और अगर प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे पूछा जाता है तो चार्ल्स लैम्ब इज द करेक्ट आंसर। देन 84 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी। तो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट की स्टडी करने से क्या होता है, मैन विटी हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, पोएट्री। 85 क्वेश्चन, हरिंग अलोंग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, हरिंग अलोंग द रोड अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन। तो देख लीजिए जल्दी जल्दी सभी ऑप्शंस इसमें से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, हरिंग अलोंग द रोड ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ पासिंग बस। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि इसका क्या करना है, तो यहाँ क्या करना है, इसका हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो अ पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, तो हिम इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हमें कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में, तो हिम का यहाँ पे ही हो गया है। और यहाँ पे देखिए पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, तो यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट को हमने यहाँ पे वाज प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देन 86 क्वेश्चन, पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स। तो हमें यहाँ प्रेपोजिशन फिल करनी है, करेक्ट प्रेपोजिशन इज बी, टू। People living in cities are prone to amassing consumer goods. 87 question, we must try dash create better and safer urban life। तो यहाँ भी हमें preposition fill करना है, तो correct preposition will be C here, to। We must try to create better and safer urban life। 88 question, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा सेंटेंस है जिसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मी। तो यहाँ पे देखिए बाय के बाद यहाँ पे जो आता है उसको हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर ये सेंटेंस किस में है, विल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में हमें चेंज करना है, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। अब यहाँ ऑलवेज का यूज हुआ है, तो ऑलवेज देखते हैं इसमें कौन से में होगा, तो ऑलवेज हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ आई शैल के साथ नेवर दिया है इसलिए ये रॉन्ग हो गया, और यहाँ आई के साथ विल दिया है तो ये भी हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद। 89 क्वेश्चन, विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो जल्दी जल्दी आंसर लगा लीजिए इसका। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें हमें सैड वगैरह कुछ नहीं लगाना, टोल्ड का यूज नहीं करना, जॉन विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे। ओके, 90 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। तो हमें इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो ये ही नहीं है, यहाँ पे द होना चाहिए, द राउंड द द सन। तो इसका देख लेते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट। तो देखिए सभी में टोल्ड दिया हुआ है इसलिए हमने टोल्ड पे लगा दिया, अदरवाइज तो यहाँ पे जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता वहाँ पे हम टोल्ड का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सैड होना चाहिए था। ओके, लेकिन नो प्रॉब्लम। द जियोलॉजिस्ट टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ओके,
तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे इसको पास्ट में चेंज कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने वुड लगा दिया, ये सब रॉन्ग है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है एबोर का। तो देखिए एबोर जो होता है, एबोर का मीनिंग होता है हेट, किसी से नफरत करना, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा दैट इज बी, लव। 92 क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्स्टरस। तो डेक्स्टरस का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। तो देखिए डेक्स्टरस क्या होता है, बहुत ही स्किलफुल। डेक्स्टरस का मीन्स क्या होता है, स्किलफुल। तो यहाँ देखिए स्किलफुल दिया हुआ भी है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 93, अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन। तो जो शॉर्ट स्टोरी होती हैं वो फिनिश हो जानी चाहिए कितने सिटिंग में, 1 सिटिंग में। तो इसकी सिर्फ 1 सिटिंग में इसको कंप्लीट कर लेना होता है। 94 क्वेश्चन, चूज द मोस्ट appropriate alternative that may replace the underlined portion in the following sentence. He does unpaid work for the Red Cross. तो अनपेड के प्लेस पे हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है कि काम तो करते हैं लेकिन विदाउट मनी हम उस काम को करते हैं। तो ही डज अनपेड वर्क फॉर हिज रेड क्रॉस। तो अनपेड के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, ऑनरेरी। तो ये जो होनोरेरी होता है ये अनपेड का ही सिनोनिम होता है। तो ऑनरेरी का मीन्स भी यही होता है कि वर्क विदाउट पेमेंट और वर्क विदाउट एनी मनी। 95 question, who said ideas, cultures and histories cannot seriously be understood or studied without their force, or more precisely their configuration of power also being studied। तो आई थिंक ऊपर आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी। तो देखिए आप इसका आंसर करेक्ट बता पा रहे हैं या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, एडवर्ड वेडी सेड। 96 question, the term eco-criticism was coined in 1978। तो ये जो टर्म है इको-क्रिटिसिज्म 1978 में इसको कॉइन किया गया। बाय होम, तो यहाँ बताना है कि किसने इसको कॉइन किया था। इन हिज एसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी, तो उन्होंने ऐसे भी लिखा है लिटरेचर एंड इकोलॉजी जिसमें इन्होंने कॉइन किया इस टर्म को। एन एक्सपेरिमेंट इन इको-क्रिटिसिज्म। The correct answer will be A here, William Deucart। 97, who defines eco-criticism dash as a study of the relationship between literature and the environment conducted in a spirit of commitment to a environmentalist practice। तो ये भी मुझे लग रहा है ऊपर पढ़ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन भी हम। The correct answer will be Lawrence Buell। 98 question, in which of the following books the author provides a psychological and psychiatric analysis of the dehumanizing effects of colonization upon the individual and the nation, and discusses the broader social, cultural and political implications of establishing a social movement for the decolonization of a person and of a people। तो देख लेते हैं 98, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, द रेस्ट ऑफ द अर्थ बाय फ्रेंड्स फैनन। तो ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। 99 क्वेश्चन, which of the following books concludes with the sentence, he had already chosen the title of the book after much thought, the pacification of the primitive tribes of the lower Niger। 99, the correct answer will be C, Things Fall Apart by Chinua Achebe।
100 क्वेश्चन, A struggle or opposition between two characters or two forces is called। तो जो दो लोगों के बीच में, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो जो उनका स्ट्रगल चल रहा होता है उसको बताना है कि क्या बोला जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी ए, कॉन्फ्लिक्ट। 100 क्वेश्चन, द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कोल्ड। तो कोल्ड की हमें फेमिनाइन फॉर्म बतानी है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, फिली। 102 क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो। तो ब्यूरो का हमें यहाँ पे प्लूरल बताना है। करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ब्यूरक्स। तो देखिए जहाँ पे ये यू आता है उसे हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं बाद में यू एक्स लगा के। देन एरर पार्ट, द रिच हेट्स द पुअर वेरी मच, नो एरर। सो 103, इसमें एरर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। तो देखिए द रिच, रिच हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब हम एडजेक्टिव के सामने कोई आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे रिच का मतलब होता है अमीर, लेकिन जब यहाँ पे हमने रिच के साथ में क्या लगा दिया है, द आर्टिकल लगा दिया है, तो इसका मतलब बन जाएगा अमीर लोग। तो ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो इसके साथ हमें क्या करना है, प्लूरल ही वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे हेट का यूज होना था, ना कि हेट्स का। तो हमारे बी पार्ट में एरर है। 104, प्लेंटी ऑफ शुगर आर रिक्वायर्ड फॉर स्वीट पुडिंग। तो जो प्लेंटी ऑफ शुगर है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्वीट पुडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी विल बी करेक्ट हियर। प्लेंटी ऑफ, ये एज अ यूनिट यूज हुआ है, प्लेंटी ऑफ शुगर। यहाँ पे नंबर का यूज नहीं हुआ है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे एज का ऑप्शन होना यूज होना था, ना कि आर का। तो यहाँ पे सी पार्ट में इसके एरर है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 105, अ पेयर ऑफ सीजर्स वर। तो यहाँ देख लीजिए, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वर का यूज हुआ है। अगर यहाँ खाली सीजर्स होता तो वर का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप पेयर यूज हुआ है। तो आप पेयर जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद में हमें सिंगुलर वर्ड यूज करने होते हैं। तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे वाज, ना कि वर। तो इसके बी पार्ट में एरर है। देन फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, जल्दी जल्दी देख लीजिए। ओके, द करेक्ट स्पेलिंग विल बी बी हेयर, PRONOUNCEABLE, PRONOUNCEABLE, pronunciable। देन 107, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ। तो 107, इसका जो ऑप्शन दिया है इसमें सी दिया है, DULLY, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, मुझे लग रहा है DULY इसका होना चाहिए था। तो इसको एक बार हम मैसेज में इसको मैं सही करके लिख दूंगी अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगी तो। बाकी थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है, अभी इसको डाउट पे लगा लीजिए। 108, सेलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें देख लेते हैं करेक्ट स्पेलिंग। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर, VACWM, वैक्यूम। तो ये भी इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है, इसको भी हमें लर्न कर लेना है अच्छे से। 109, वन हु डिस्पाइजेज ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। सो यहाँ पे वन वर्ड हमें यूज करना है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, स्नोब। 110, टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। तो किसी अनवांटेड पर्सन को कंट्री से बाहर भेज देना। तो इसके लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, डिपोर्ट। देन अनसीन पैसेज। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे। आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। जस्ट एज सम मैन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, सो सम मैन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स, दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू
For mountains are not just bill hills. Paths are usually very steep. Some mountain sides are straight up and down, so that it may take many hours to climb as little as 100 feet. There is always the danger that you may fall off and be killed or injured. Men talk about conquering a mountain. It's a wonderful feeling to reach the top of a mountain. After climbing for hours and maybe even for days, you look down and see the whole country below you. You feel godlike. Two Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. They did not try to get back to their country, for they knew that was impossible. Instead, they climbed to the top of Mount Kenya and then they came down and gave themselves up. वन लाइन इज मिसिंग हेयर, वो मैं देख के आपको बता देती हूँ अभी क्या. Yes, next line is given here. So they had wanted to get that feeling of freedom that one has after climbing a difficult mountain. ओके, सो पैसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया है. तो इसमें माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में बताया है कि किस तरह से सबका अलग अलग शौक़ होता है. किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ऐसे ही किसी को माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद है. उस पर चढ़ना कितना टफ होता है, किस तरह से पहाड़ियाँ बिल्कुल सीधी होती हैं, जो पहाड़ के जो रास्ते होते हैं, किस तरह से ऊंचा चढ़ना कितना इंजूरियस मतलब किसी के लिए हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, कोई मर भी सकता है. लेकिन उसके बाद भी जब वो वहाँ हिल पे पहुँच जाते हैं टॉप की, तो उनको क्या मतलब कितनी खुशी मिलती है वहाँ जाके. ऐसा लगता है कि बिल्कुल गॉड लाइक उनको फील होता है कि पूरी कंट्री को वो इतने ऊंचाई से देख सकते हैं. तो ये सारा इसका पैसेज का थीम है यहाँ पे. अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर. सम मैन लाइक टू क्लाइंब अ माउंटेन बिकॉज. तो कुछ जो मैन होते हैं वो माउंटेन पे क्लाइंब पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. दे वॉन्ट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग. क्योंकि वो उस वंडरफुल फीलिंग को फील करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं वंडरफुल फीलिंग को कि कैसा फील होता है माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद. 112 टू क्लाइंब माउंटेन्स इज ऑफन डिफ़िकल्ट बिकॉज. माउंटेन पे चढ़ना क्यों डिफ़िकल्ट है? सो देयर पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन. तो क्योंकि उनके जो पाथ्स हैं, उनके जो रास्ते हैं वो कैसे हैं? स्टीप हैं और अनइवन. अनइवन क्या होता है? बिल्कुल एक से ना होकर के टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, तो बिल्कुल अनइवन है वो. दैट्स वाई टू क्लाइंब माउंटेन इज ऑफन डिफ़िकल्ट. 113 इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग इट रेफर्स टू. तो वंडरफुल फीलिंग से का यहाँ पे मतलब क्या बताया हुआ है? तो सी क्लाइंबिंग अ माउंटेन. तो जो क्लाइंबिंग अ माउंटेन की जो मतलब माउंटेन पे चढ़ने के बाद जो फीलिंग आती है वो कैसी है? इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग. 114 वाई डिड टू इटालियन प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम द कैंप एंड क्लाइंब टू द टॉप ऑफ माउंट केनिया. तो जो इटालियन प्रिजनर थे जो जेल से बच कर के, कैंप से बच कर के भाग निकले थे, तो वे क्यों माउंट केन्या के जो माउंटेन है वहाँ पे माउंट केन्या पे टॉप पे क्लाइंब करते हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर. टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम. क्योंकि वो जो उस फीलिंग को गेट करना चाहते थे कि फ्री होने के बाद जो आज़ादी की जो उनकी फीलिंग थी वो कैसी है. 115 माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल और क्रिकेट बिकॉज. तो ये जो माउंटेनियरिंग है, जो माउंटेन पे चढ़ना है, ये इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि फुटबॉल या क्रिकेट या कोई अदर स्पोर्ट होता है. तो इसका रीज़न बताना है. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. मैनी पीपल आर प्रिपेयर टू रिस्क देयर लाइव्स. क्योंकि जो उस पर लोग चढ़ते हैं उनके जीवन तक को भी उस पर खतरा होता है. पंचुएशन. तो इसमें चारों ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए. So 116 the correct answer will be A.
all that I am, comma, all that I hope to be, comma, I owe to my angel mother, then full stop. तो A is the correct answer. 117 थोड़ा छोटा कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा सारा एक साथ। तो 117 द करेक्ट आंसर विल बी A. As Caesar loved me, comma, I wept for him, then semicolon, as he was fortunate, I rejoiced at it, semicolon, he was valiant, comma, I honor him, semicolon, but as he was ambitious, comma, I slew him, then full stop. तो ये पंचुएशन मार्क हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ। तो देखिए क्या है, एज सीजर लव्ड मी ये सबॉर्डिनेट क्लोज है और आई वेंट फॉर हिम ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। तो यहाँ पे देखिए सबॉर्डिनेट क्लोज, देन कोमा, देन प्रिंसिपल क्लोज। अब यहाँ प्रिंसिपल क्लोज है और ये सबॉर्डिनेट क्लोज है, तो प्रिंसिपल क्लोज सेमीकोलन देन सबॉर्डिनेट क्लोज, ये सबॉर्डिनेट क्लोज आ गई। अब ये सबॉर्डिनेट क्लोज के बाद में फिर से प्रिंसिपल क्लोज का यूज हुआ है यहाँ पे, तो बीच में क्या आ गया, सेमीकोलन हो गया। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को हमें माइंड में अच्छे से रखना है कि कैसे पंक्चुएशन मार्क्स हम लगाते हैं। वन 118 क्वेश्चन, यहाँ पे फाइंड आउट द वन वर्ड दैट इज नॉट अ करेक्ट मैच। यहाँ देखना है कौन सा मिसमैच है इसमें से। अ बैटल और मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, जिस बैटल में या मैच में कोई भी पार्टी नहीं जीतती उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉन। तो ये तो करेक्ट है। अ बिलीफ कंट्रेरी टू द बिलीफ जनरली एक्सेप्टेड, दैट इज हेरेसी। देन नेक्स्ट, a book that has information of all the branches of knowledge, encyclopedia, ये भी ठीक है। then a cluster of houses in village, that is omemlate, तो ये हमारा wrong है। यहाँ पे जो cluster of houses होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं hamlet। तो ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। 119, a collection of wild animals kept in captivity for exhibition, तो मैनेजर, तो ये हमारा रोंग है यहाँ पे, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अ कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस, दैट इज अनार्की, ये ठीक है। अ कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल बिफोर ऑफिशियल एंड पैरोल, ये भी ठीक है। अ कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज, जिस कंट्री पे दो अदर कंट्रीज के द्वारा शासन किया जाता है वो बोली जाती है कॉन्डोमिनियन, तो कॉन्डोमिनियम भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। 120, आ डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, जिस डिसीजन पे सभी लोग जो सहमत हों उनको क्या बोलेंगे, ऑल इन ऑल, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल तो किसी पर्सन के लिए यूज होता है, तो बाकी सब इसमें करेक्ट हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। 121 क्वेश्चन, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और नोर, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द, तो जब किसी प्लूरल नाउन को और एक सिंगुलर नाउन को हम जोड़ते हैं और या नोर से, कि पहला जो नाउन है वो प्लूरल है, देन ईदर और वगैरह हमने ये यूज कर लिया बीच में, और सेकंड जो है वो सिंगुलर है, द प्रोनाउन मस्ट बी इन, तो प्रोनाउन कैसा रहेगा इनके साथ में, तो प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल रहेगा। देन 122, द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर अ, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन, तो ये किसके बाद में यूज होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हम किसके बाद में यूज करते हैं,
बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, प्रेपोजिशन। तो इसका देखिए सेंस में एक बार बता देती हूँ। द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर आ। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ आई बोथ आ वॉच, तो वॉच क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके शुरू में हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होगी। अब मैं लगाऊँ यहाँ पे फॉर हिम, आई बोथ अ वॉच फॉर हिम, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने किसी प्रोनाउन को यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज किया है तो इससे पहले हमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत होती है। तो ये वाला सेंस यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 123, when there is a comparison between two nominative case pronouns, जब किन्हीं दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, वी यूज नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आफ्टर। तो हम नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन को किसके बाद यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, देन। 124, when there is a comparison between objects, जब कंपैरिजन किसके बीच होता है, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है, वी यूज डैश केस प्रोनाउंस आफ्टर देन। तो देन के बाद हम कौन से केस का प्रोनाउन यूज करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑब्जेक्टिव केस। 125, डैश a dash is a pronoun that represent a noun and express its position as near or far, including in time. So B option will be correct here, demonstrative pronoun. So आज की वीडियो पूरी हुई और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने की। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और इसी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर के आपको टाइप करना है MSTGT PGT इंग्लिश, और उस ग्रुप में आपको जितने भी अब तक मैंने वीडियोज बनाए हैं सभी के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सीरियल वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।